दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की सबसे हसीन जगह है रायसीना हिल्स और इसी रायसीना हिल्स पर प्रधानमंत्री कार्यालय मौजूद है। इसी रायसीना हिल्स पर वित्त मंत्रालय मौजूद है। लेकिन इस रायसीना हिल्स पर अजीबोगरीब खामोशी है। यह खामोशी चंद फरलांग की दूरी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर के अधिकारियों में भी है और यह खामोशी उसके आगे चंद फरलांग की दूरी पर नीति आयोग के दफ्तर में भी है। भारत की डूबती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया कैसे जाए, कोई बोलने को तैयार नहीं है। रिजर्व बैंक ने हफ्ते भर पहले यह अंदेशा जतला दिया 2035 से पहले आपकी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ नहीं पाएगी। लेकिन वह भी तभी आएगी जब हम जो सुझाव दे रहे हैं उस दिशा में सरकार कदम बढ़ा दे। लेकिन सरकार के पांव ठहरे हुए हैं, जुबान सिली हुई है, आंखों पर पट्टी है। यह एक राजनीतिक सत्ता को बचाने की कवायद है या देश को अर्थव्यवस्था के लिहाज से डुबाने की सोच है। जहां पर भी आप जिस रूप में भी सोचना चाहते हैं, इस रूप में मत सोचिए कि आपके पास डॉलर नहीं है और आपका वास्ता डॉलर से नहीं पड़ता है। आप तो रुपए में जीते हैं और आप कहेंगे हम तो सिक्कों में जीते हैं, इस देश में इतनी गरीबी है। लेकिन भारत दुनिया के बाजार से जितना माल मंगाता है उसका पेमेंट डॉलर में होता है और जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा तो हर वस्तु पर इसका असर पड़ेगा, यानी महंगाई जिसका अंदेशा जताया जा चुका है आने वाले वक्त में उफान पर होगी। दुनिया के बाजार से कोई भी रिश्ता अगर आपका बनेगा तो आपको बहुत ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा क्योंकि डॉलर मिलना अब आसान नहीं है। 77.5 कल्पना के परे है। 2014 में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 62 रुपए हुआ करती थी। 2014 में जो छात्र यहां से निकलकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने जाता, उस समय उसको सिर्फ 47 लाख रुपए देने पड़ते। लेकिन आज की तारीख में अगर उसी वक्त की फीस, उसी वक्त के खर्चों को जोड़ दिया जाए तो यह 47 लाख बढ़ते बढ़ते 75 लाख तक पहुंच चुके हैं। यह है डॉलर और रुपये का खेल। लेकिन बात इससे आज होगी नहीं। सरकार की अपनी स्थिति क्या है, हमें लगता है आज इसे समझने की जरूरत है। बीते बरस यानी अप्रैल 2021 से मार्च 2022, पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने जो एक्सपोर्ट किया, जो माल बाहर भेजा, उससे तकरीबन 32,27,734 करोड़ रुपए कमाए। इसको डॉलर में तब्दील कीजिएगा तो 417 बिलियन डॉलर कमाए। लेकिन दूसरी तरफ जो इंपोर्ट कर रहे थे, जो बाहर से माल ला रहे थे, उसमें 58,45,151 करोड़ रुपए देने पड़े, यानी 756 बिलियन डॉलर हमें देने पड़े। जितने देने पड़े और जितने आए उसमें भारत का व्यापार नेगेटिव में है और यह नेगेटिविटी तकरीबन 26 लाख करोड़ रुपए की है। यानी भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो माल मंगाता है उसका असर भारत के ऊपर किस रूप में पड़ने वाला है, यह एक शुरुआती शिकन है। भारत कंप्यूटर भी मंगाता है, भारत कच्चा तेल भी मंगाता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीनरी भी बुलाता है और भारत कंप्यूटर भी बुलाता है, भारत लकड़ी भी मंगाता है, भारत कपड़ों को भी मंगाता है, भारत आयरन स्टील भी मंगाता है और भारत खाने का तेल भी बाहर से मंगाता है। जुड़ते चले जाइए, आप कहां जुड़ेंगे, आने वाले वक्त में परिस्थितियां नाजुक नजर आपको आने लगेगी। क्योंकि जब आपकी करेंसी कमजोर हो जाए और दुनिया के बाजार में करेंसी की कोई सीमा नहीं होती है, अगर आपकी करेंसी का बदलाव डॉलर से है तो फिर डॉलर आपके पास होना चाहिए। और अगर वो लगातार कम हो रहा है, जो खास तौर से जो फॉरेक्स रिजर्व है वो जब 600 बिलियन डॉलर के नीचे आ गया और उस तुलना में अमेरिका के भीतर में जो भारत का रुपया है वह कहीं ज्यादा है, तो जाहिर है रुपए का मूल्य कम हो जाएगा। यही इस दौर में हो रहा है। लेकिन असर इतना भर नहीं है। जो बच्चे बाहर पढ़ना जाते हैं और जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं और जाते हैं, अगर उनकी इकोनॉमी को आप समझना शुरू कीजिए तो भारत में हर बरस 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डॉलर के हिसाब से बाहर चला जाता है। ये फीस के तौर पर देते हैं, रिहाइश के तौर पर देते हैं, अलग अलग कॉलेजों में जो नाम लिखाते हैं। 6 लाख करोड़, और जब डॉलर के मुकाबले रुपया और गिर गया तो ये 6 लाख करोड़ बढ़ के हो जाते हैं 9 लाख करोड़।
इस तेजी से असर पड़ता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो अगर आप नाम लिखाते हैं, हम सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी आपसे जिक्र कर देंगे। लेकिन 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने, उस वक्त जो वहां पर ट्यूशन फीस दी जाती थी वो 33,48,000 और कुल खर्चा जो आता था, एनुअल कॉस्ट था, वो तकरीबन 47,43,000 का था। लेकिन आज की तारीख में वो खर्चा बढ़ गया, एवरेज जो एनुअल कॉस्ट है वह बढ़कर 62 लाख पार कर गई और सिर्फ फीस जो है वह 33 लाख उस समय थी तो 41 लाख अब हो गई। फीस हालांकि बढ़ चुकी है, लेकिन हम उसी रेशियो में आपको खड़ा कर रहे हैं कि दुनिया के बाजार में अब आपके सामने और मुसीबत कैसे आएगी। देश के भीतर में उत्पादन हो नहीं पा रहा है। नारे जरूर हैं, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, नारे हमारे पास जरूर हैं, लेकिन हम दुनिया के बाजार से जब बड़ी तादाद में माल मंगा रहे हैं तो फिर उसका असर हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर भी पड़ेगा और हमारे यहां कॉस्टली होती चीजों पर भी पड़ेगा। इस बात का जिक्र बार बार होता है कि भारत ने इस दौर में कमाल की चीजें एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी और एक्सपोर्ट की परिस्थितियों में पहले नंबर पर क्या है। संकट जब आता है तो आप आंख कैसे मूंद लेते हैं, उसकी एक निशानदेही हम आपको दिखलाते हैं। भारत में आने वाले वक्त में इस बात का जिक्र भी हो रहा है कि गेहूं का संकट हो सकता है। आटे की कीमत आसमान छू रही है, गेहूं की कीमत भी आसमान छुएगी और सही मायने में अनाज की कीमत आसमान छुएगी। लेकिन हमें दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाना है, तो अनाज ज्यादा से ज्यादा दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट कर दें। आने वाले वक्त में देखेंगे क्या होता है या क्या होगा, उस वक्त देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। यानी एक बैलेंस इकोनॉमी नहीं है। 2019-20 में 6.7 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट अनाज का किया गया। इसको अगर रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो यह तकरीबन आता है 51,000 करोड़। उसके अगले बरस 2020-21 में जब कोविड खत्म होने की परिस्थिति में आ गया था, तब हम 10.1 बिलियन डॉलर यानी 78,000 करोड़ एक्सपोर्ट करते हैं और पिछले बरस ये 12.8 बिलियन डॉलर यानी 98,000 करोड़। 3 साल के भीतर में हम लगभग दुगना एक्सपोर्ट करने लगे हैं। अनाज कमाई हो रही है, लेकिन अनाज का एक्सपोर्ट हम लोग बहुत कम किया करते थे और गेहूं तो बहुत ही कम किया करते थे। लेकिन गेहूं में 200% से ज्यादा का इजाफा होने लगा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पैसा दे रहा है, डॉलर दे रहा है, तो जो व्यापारी हैं यहां से अनाज खरीद के बाहर भेज रहे हैं। बैलेंस इकोनॉमी नहीं है। इस देश को कैसे चलाना है यह सोच कहीं नहीं रेंग रही है, क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व था वह 650 बिलियन डॉलर तक गया। आज की तारीख में जो आखिरी डाटा आया रिजर्व बैंक का, उसने बोला 598 बिलियन डॉलर। अब सवाल यह है कि ये 598 बिलियन डॉलर जो हमारे पास रिजर्व है, ये होता कितना है। अब आप सोचिए कि सिर्फ ये 46 लाख करोड़ होता है। 46 लाख करोड़ ये हम तब आपको बता रहे हैं जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते ही जानकारी दी कि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड के बाद से इस तरह डावाडोल है कि लगभग 52 लाख करोड़ का नुकसान है भारत को। उसको पटरी पर लाने में 2035 तक लग जाएगा और उन्होंने बरस दर बरस रिजर्व बैंक ने दिखलाया। इसमें भी कोई दो मत नहीं है। सवाल है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व 46 लाख करोड़, उसको डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 598 बिलियन डॉलर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ 52 लाख करोड़, 2021 में 19 लाख करोड़ का घाटा, 2022 में 17 लाख करोड़ का घाटा, 2023 के इंडिकेशन है लगभग 16,40,000 करोड़ का घाटा, यानी कुल 52,60,000 करोड़ का घाटा होगा। पूर्ति कैसे होगी हमें नहीं पता है। हमारे यहां प्रोडक्शन ठप है, हमारे यहां मजदूर मिल नहीं रहा है, हमारे यहां डिमांड और सप्लाई के बीच में कहीं कोई तारतम्य नहीं है। दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जिस तरीके से कोई तारतम्य नहीं है, देश के भीतर भी इतनी इकोनॉमी को लेकर कोई तारतम्य नहीं है। शायद इसीलिए हमको लगता है सिर्फ जनवरी से लेकर अप्रैल तक, मई महीना तो चल रहा है, जरा देखिए हर महीने भारत को कितना घाटा हो रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के बाद। एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उससे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो इसका घाटा देखिए। जनवरी के महीने में 1,33,000 करोड़ का नुकसान है इस व्यापार के बैलेंस में। फरवरी के महीने में 1,58,000 करोड़ का नुकसान है। मार्च के महीने में 1,42,000 करोड़ का नुकसान है
और अप्रैल के महीने में 1,53,000 करोड़ का नुकसान है, यानी जनवरी से अप्रैल के बीच में ही 4,29,000 करोड़ का नुकसान सीधे सीधे डॉलर की शक्ल में है। इसको जब आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे उस शक्ल में है। हम चीज़ों को कैसे मान लें कि आप कुछ काम कर रहे हैं और रायसीना हिल्स की खामोशी और पीएमओ और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की चुप्पी बतलाती है कि हम क्या करें। रिजर्व बैंक उपाय बता रहा है, लेकिन कौन क्या करे। हम इसके लिए एक और चीज बताते हैं। हम तो एक महीने पर आए थे, हम आपको साल दर साल की परिस्थितियों से परिचित करा देते हैं, तब आप जान पाएंगे इस देश में पॉलिसी सिर्फ पॉलिटिकल बनती है। आर्थिक स्थिति को समझने के लिए सरकार तैयार नहीं है। मसलन 2020 के जनवरी के महीने में, 2021 के जनवरी के महीने में और 2022 के जनवरी के महीने में, सिर्फ इन 3 साल में जनवरी का महीना ले लीजिए, क्योंकि जनवरी इसलिए माना जाता है कि उसके बाद कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है और इससे पहले जो भी बैकलॉग पड़ा हुआ उन चीज़ों को आप रिलीज कीजिए और शुरुआत कीजिए। इसको बेस्ट महीना माना जाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। 2020 में हमने जितना एक्सपोर्ट किया और जितना इंपोर्ट किया, हम डॉलर को छोड़ देते हैं, हालांकि डॉलर की शक्ल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, हम उसको रुपए में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। हमने जो एक्सपोर्ट किया वह 1,97,000 करोड़ का था, जो इंपोर्ट किया वह 3,16,000 का था, यानी 1,29,000 करोड़ का घाटा व्यापारिक डॉलर की शक्ल में हमको जनवरी 2020 में हो रहा था। तो हमको 21 में समझ जाना चाहिए था। 21 में भी ये घाटा 1,12,000 करोड़ का होता है। एक्सपोर्ट करते हैं 2,12,000, इंपोर्ट करते हैं 3,24,000 करोड़। 2022 आ गया। 2022 में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 2,62,000, इंपोर्ट कर रहे हैं 4,01,000, यानी 1,39,000 करोड़ का घाटा यहां भी आ गया। सवाल, संभल रहे हैं क्यों नहीं? बरस दर बरस बीतते चले जा रहे हैं और हम संभल क्यों नहीं पा रहे हैं? हमारे पास क्या वाकई कोई पॉलिसी नहीं है? यकीनन कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है वो ठीक वैसे ही है। जब किसी से घर नहीं संभलता है तो घर की चीजों को बेचना शुरू कर देता है। सरकार भी इसी रास्ते चल पड़ी। उसने बेचने के लिए एक नाम दिया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, और इसमें उसने बताना शुरू किया कि हमारी इतनी कमाई हो जाएगी। लेकिन एक बात का जिक्र हम आपसे शुरू में कर देते हैं, डॉलर के मुकाबले अगर 1 रुपया कम हो जाता है, यानी कल तक अगर 75 रुपए था, आज 76 रुपए हो जाए, आज 76 रुपए है, कल 77 रुपए हो जाए, आज 77 रुपए है तो 78 रुपए हो जाए, 1 रुपए से हर महीने जो असर पड़ता है वह लाखों करोड़ में पड़ता है। अगर उसको आप साल में कन्वर्ट कर दीजिए कि 1 साल में कितना असर पड़ता है, तो आपको जानकर हैरत होगी ये असर 10 लाख करोड़ से ज्यादा का है। सिर्फ 1 रुपए के खेल का है ये पूरा खेल। और भारत तो कच्चा तेल सबसे ज़्यादा दुनिया से आयात कर रहा है और उसको डॉलर में उसे चुका है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन जब हम इन बात का जिक्र कर रहे हैं तो जरा इसको सोचिए, हम अपना सामान बेच रहे हैं और ज़्यादा सामान बिक जाए तो हम खुश हो जाते हैं। जैसे पिछले महीने हुआ, उस समय टारगेट रखा गया था, जो नया फाइनेंशियल ईयर 2022 जब खत्म हो रहा था उसमें फाइनेंशियल ईयर लगभग 85,000 करोड़ का था। कहा गया हमने ज़्यादा बेच दिया, 97,000 करोड़ बेच दिए। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस जिस सेक्टर में बिकने की परिस्थिति आई उस सेक्टर में भारत क्राइसिस में आ गया। मसलन कोल माइनिंग से 40,000 करोड़ रुपए कमाए भारत सरकार ने 2022 में, लेकिन 2022 के फाइनेंशियल ईयर मार्च तक में। लेकिन कोल माइंस को लेकर संकट देश में कैसे गहराया, इस पे सरकार ने चुप्पी थाम ली। माइनिंग मिनरल को लेकर 18,000 करोड़ रुपए सरकार ने कमाए, उस क्षेत्र में भी संकट आ गया। पावर के सेक्टर में सरकार ने 9,409 करोड़ रुपए कमाए, उस सेक्टर में भी, यानी 68,000 करोड़ रुपए कोल माइनिंग, माइनिंग मिनरल और पावर से कमाए, और उसी सेक्टर में क्राइसिस आ गया। तो इसका मतलब यह है कि जिसको हम बेचते हैं वह तो मुनाफे में आ जाता है, लेकिन इस देश में क्राइसिस आ जाता है। तो यह मोनेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, कितना बड़ा फ्रॉड है ये पूरा सिस्टम, जिसको क्रिएट किया गया है इकोनॉमी के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। लेकिन जब इकोनॉमी नहीं संभल रही है तो उसके क्या असर है, यह सिर्फ एक नज़ारा है, क्योंकि सरकार को तो 6 लाख करोड़ रुपए बेचने हैं। उसमें सड़क है, रेलवे है, टेलीकॉम है, माइनिंग है, एविएशन है, पोर्ट है, और इसके ठीक पैरेलल में देखिए जो पूरे संकट की परिस्थिति है, जो सरकार को खुद संभालना चाहिए, सरकार उसे भी सेल करेगी। मसलन पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, नेचुरल गैस पाइपलाइन,
पेट्रोलियम पाइपलाइन, इन सब को जब आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तो पता चलेगा कि 1.25 से 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार इससे कमाना चाहती है। लेकिन क्राइसिस देश में ऐसा कि उसके बाद हाय तौबा ना देश में मच जाए, ऐसी परिस्थिति ना आ जाए, इस दिशा में क्या हमारी इकोनॉमी चल पड़ी है। हम इन बातों को इसलिए भी जरूरी तौर पर समझाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं रोजगार जुड़ा है, कहीं ना कहीं एक रियायत और राहत जुड़ी है देश के लोगों की, लेकिन वह भी हम सेल कर देते हैं। और यहां पर जब आप कच्चा तेल खरीद का जिक्र करते हैं तो इसको भी समझिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ये फाइनेंशियल ईयर तो चल रहा है, उस पूरे एक साल में जो एवरेज डॉलर के मुकाबले रुपया था वो मानकर चलिए 74 से 76 के बीच घूम रहा था। यानी 75 अगर आप एवरेज मान लेते हैं 75 रुपए, तो सोचिए 12,158 बिलियन डॉलर हमने कच्चा तेल खरीदने में खर्च किया। इसको जब आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो यह लगभग 9,11,000 करोड़ आता है। अब आप सोचिए वही अगर बढ़कर 77 रुपए हो चुका है, 77.5 रुपए, 77.5 78 रुपए के बीच अगर वो घूमने लगा, तो यह जो 9,11,000 करोड़ रुपए हमने दिए ना, और जो ये 12,158 बिलियन डॉलर दिया, इसको आपको बढ़ाना होगा। बढ़ाने का मतलब यह है कि ये 9 लाख जो है एक झटके में 11 लाख हो जाएंगे, और ये जो 12,158 बिलियन डॉलर जो है यह 12,500 बिलियन डॉलर पार कर जाएगा। यानी सिर्फ 1 रुपए में 160 बिलियन डॉलर का असर पड़ जा रहा है सिर्फ कच्चे तेल को खरीदने में। तो इस इकोनॉमी को संभालेगा कौन और संभलेगा कैसे जब रायसीना हिल्स पर खामोशी है। यह तो कच्चे तेल की स्थिति थी। एजुकेशन की स्थिति में भारत से जाने वाले जितने भी युवा हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, उसमें साल में लगभग 3 से 5 लाख करोड़ का इजाफा इस कमजोर होती करेंसी की वजह से अगर बोझ पड़ेगा लोगों पर जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया भारत के रुपए से डॉलर में तब्दील परिस्थितियों में खूब कमाएगी। एक कमजोर इकोनॉमी और कमजोर करेंसी को लेकर दुनिया की गिद्ध दृष्टि रहती है, और भारत के पास अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपने उपाय नहीं है। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस स्थिति में देश है ये हर कोई जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। अब आप सोचिए कि जिस बात का जिक्र बार बार होता है कि अगर हमारे यहाँ डॉलर घट गया तो रुपया कमज़ोर होगा, डॉलर बढ़ गया तो रुपया मजबूत होगा। विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर अगर अमेरिका के रुपयों के भंडार के बराबर है तो माना जाता है रुपया स्थिर है, ये बड़ा साफ माना जाता है। लेकिन जिन चीज़ों पर असर पड़ा है और जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसमें भारत के भीतर में ऐसा कोई सामान आपको नहीं मिलेगा या ऐसा कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा, चाहे वो खाद का जिक्र कर लीजिए, चाहे बीज का जिक्र कर लीजिए, चाहे खेती में प्रयोग में आने वाले इक्विपमेंट का जिक्र कर लीजिए, उसके आगे बढ़िएगा तो चाहे कंप्यूटर का जिक्र कर लीजिए। इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आपको जो स्टील और लोहा चाहिए उसका जिक्र कर लीजिए। आप जो अलग अलग पत्थर मंगवाते हैं जो स्वर्ण भूषण में अलंकृत होते हैं और खूबसूरती के साथ आपके देह पर चमकते हैं, उनकी कीमत को देख लीजिए। सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी तो थामेगा कौन। और यहीं से सवाल आखिरी शुरू होता है, क्या वाकई इस देश की सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है? और रिजर्व बैंक जिन चीज़ों को सुझाव दे रहा था, सरकार उसको मानने की स्थितियों में खुद को नहीं ला पा रही है। और क्या वाकई जो पीएमओ, जो रायसीना हिल्स पर पीएमओ मौजूद है, कहा जाता है वहाँ बैठे बाबुओं की पूरी टीम ही कमोवेश हर मंत्रालय के बारे में चीज़ों को तय करती है। यानी वित्त मंत्री अपने तौर पर कोई निर्णय नहीं ले पाएंगी, क्योंकि वह वित्त मंत्री नहीं है। वित्त मंत्री तो हैं, लेकिन वित्त मंत्री कोई फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ों से परी नहीं, वो मनमोहन सिंह तो है नहीं, तो उस लिहाज से वो बात नहीं आएगी। तो जो राजनीतिक तौर पर सक्रियता पीएमओ की है, उस राजनीतिक तौर की सक्रियता के आश्रय ही इकोनॉमी की ढांचे को भी उसी रूप में ढालने का प्रयास किया जा रहा है इस दौर में। तो इसका असर हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। ये अलग मसला है कि इस देश का गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी, बेरोजगार आदमी सोच रहा होगा डॉलर से हमें क्या लेना देना। यकीन जानिए इस देश के भीतर में 60% हिस्सा अगर दुनिया के बाजारों से आकर आपका पेट भर रहा है, आपकी ज़िंदगी को चला रहा है, तो उस पर असर पड़ने वाला है, उसकी कीमत बढ़ने वाली है। और कीमत बढ़ रही है धीरे धीरे, ये आप धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। और जो तबका दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट करने की परिस्थिति में आकर खड़ा है, वो लाभालाभ की स्थिति में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार एक्सपोर्ट नहीं कर रही है, व्यापारी कर रहे हैं।
व्यापारी किन सामानों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार जिसकी कीमत अपने बाजार में अपने लोगों को नहीं दे पाती है उसको खरीद ले रहा है। इसमें बेहतरीन उदाहरण तो बार बार अनाज का ही आता है। किसानों को हम एमएसपी नहीं दे पाते हैं, लेकिन एमएसपी से ज्यादा व्यापारी रकम दे रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उसको ज्यादा पैसा मिल जा रहा है। यही कमोवेश हर उस क्षेत्र में है, यह खास तौर से मेडिकल के क्षेत्र में है। लेकिन अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था की डावाडोल की परिस्थितियों में आखिरी जो 2-3 सवाल इस देश को बेचैन करने वाले हैं, उसमें हमें लगता है कि श्रीलंका मत देखिए, श्रीलंका की स्थिति भयावह है। पाकिस्तान भी मत लिखिए, वो अभी 188 रुपये वहाँ पर पहुँच चुका है डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान की करेंसी। नेपाल भी मत देखिए, बांग्लादेश भी मत देखिए। आप भारत को सिर्फ 2014 से पहले की परिस्थिति में देखिए और 2014 के बाद की परिस्थिति में 2022 में इस पूरे कालखंड में जो मजदूरों की स्थिति है, जो किसानों की स्थिति है, जो मिडिल क्लास की स्थिति है, जो बेरोजगारों की स्थिति है, जो डिग्रीधारी युवा जो कि नौकरी चाहता है उसकी स्थिति है, इस देश के भीतर में कॉरपोरेट की स्थिति है, इस देश के भीतर में इंडस्ट्रियलिस्टों की स्थिति है। जब आप इसको परखना शुरू करेंगे तो आपके सामने एक बहुत स्पष्ट रूप से चीज उभर कर आएगी। इस देश के भीतर में जिस भी कॉरपोरेट का नेटवर्थ बड़ा है उसने इस देश में कोई प्रोडक्शन नहीं दिया है। वो हवाई अड्डे को संभाल रहा है, वो पोर्ट संभाल रहा है, वो ट्रांसमिशन संभाल रहा है, वह रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन संभालना चाहता है, वो सड़कों को संभालना चाहता है। उत्पादन नहीं है जिससे इस देश की पहचान हमेशा से बनी रही, वो गायब हो गई एक झटके में। यानी ट्रांसफर ऑफ मनी अलग अलग माध्यमों से सरकार की संपत्ति शिफ्ट हुई कॉरपोरेट में और कॉरपोरेट का नेटवर्थ गाड़ी समान तेजी से चलने लगा। यह परिस्थिति भारत की अर्थव्यवस्था का एक ऐसा सच है जिसमें हमारा अपना उत्पादन गायब है। उत्पादन सिर्फ इस देश में एक ही हो रहा है, वह किसान कर रहा है, और किसान के उत्पादन को भी हम सलीके से इस देश में डिस्ट्रीब्यूट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे होश फाख्ता है कि इकोनॉमी संभले तो कैसे संभले, तो जो भी डॉलर आ सकता है एक्सपोर्ट करने के बाद आ जाए, किसी तरीके से इस देश को चलाते तो रहे, चलते तो रहे, लगता तो रहे कि हम चला रहे हैं। क्या इस परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की राजनीतिक सत्ता में रायसीना हिल्स की खूबसूरती आपके मन को मोह पाएगी? बहुत खूबसूरत जगह है, वहीं पर नीचे सेंट्रल विस्टा बन रहा है। रायसीना हिल्स की खूबसूरती अंग्रेजों के ज़माने में थी और 1947 में डॉलर के मुकाबले रुपया 4 रुपया था। वो बढ़ते चला गया। सबसे महत्वपूर्ण काल आता है डॉलर को लेकर वाजपेयी का काल। 1995 में 21 रुपये डॉलर था और सन 2000 में ये 44 रुपये का $1 हो गया, जो मनमोहन सिंह के आते आते 62 रुपये हो गया जाते जाते, और प्रधानमंत्री मोदी अभी मौजूद हैं तो ये 77 रुपये पार कर चुका और कहा जाता है कभी भी 79-80 रुपये तक तो पहुंच ही जाएगा। ये है सच भारत की ऐसी अर्थव्यवस्था का जिसमें आप रायसीना हिल्स की खूबसूरती को देखते हुए चढ़ सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को नीचे ढकेलते हुए जो सेंट्रल विस्टा अंडरग्राउंड बनाने की भी तैयारी है, उस दिशा में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था डंप हो रही है। संभलना है संभल जाइए, सवाल करना है कर लीजिए, मौका मिले तो निर्मला सीतारमन को भी घेर लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्टर तो आप ही हैं, आप ही बताइए। वो इधर उधर देखेंगे, कुछ कहेंगी नहीं, तो उनसे रायसीना हिल्स की खामोशी के बारे में पूछ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।